हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 35 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। आप यहाँ पर आर्टिकल 35 का टेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 35 क्लॉज ए और आर्टिकल 35 क्लॉज बी। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल 35 क्लॉज ए की बात करते हैं, जहाँ पर टोटल 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहले आर्टिकल 35 क्लॉज ए पॉइंट 1 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 32 क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। और कहा गया है कि इन आर्टिकल्स से रिलेटेड मैटर्स में अगर किसी भी लॉ को बनाने की ज़रूरत है तो वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह का लॉ नहीं बना सकती। और अगर पूछा जाए कि ऐसा क्या है इन आर्टिकल्स में, तो वैसे तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इन आर्टिकल्स को ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इन सब आर्टिकल्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू देख सकते हैं। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और इसके क्लॉज 3 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेजिडेंस एज ए कंडीशन की बात की गई है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर किसी भी दूसरी अथॉरिटी के लिए जॉब निकाली गई है और उसमें प्लेस ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड कंडीशन रखनी है, तो ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब इससे रिलेटेड कोई पार्लियामेंट्री लॉ एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती करना चाहती है और चाहती है कि सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए जो कि गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, क्योंकि दूसरी जगह के डॉक्टर्स छुट्टियों पर ज़्यादा जाते हैं और हॉस्पिटल में मरीज़ों को इससे दिक्कत होती है। तो क्या यूपी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर कंडीशन लगा सकती है? यूपी गवर्नमेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर कंडीशन तब तक नहीं लगा सकती जब तक इससे रिलेटेड कोई पार्लियामेंट्री लॉ एग्जिस्ट ना करता हो। इसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 32 क्लॉज 3 की, तो यहाँ पर कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट को डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट इशू करने की पावर दे सकती है। इसका मतलब अगर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट को रिट इशू करने की पावर देनी है तो यूपी की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 33, जिसमें कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय मेकिंग अ पार्लियामेंट्री लॉ, यानी ये लॉ भी सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 34, इसमें कहा गया है कि मार्शल लॉ के दौरान किए गए एक्ट्स के लिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट और दूसरे इंसान को पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा इंडेमनीफाई किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 35 क्लॉज ए के पॉइंट 1 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 35 क्लॉज ए के पॉइंट 2 की। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को डिनोट करता है, और यहाँ पर कहा गया है कि पार्ट 3 के अंदर जिन भी एक्ट्स को ऑफेंस माना गया है, फॉर एग्जांपल पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना गया है। सिमिलरली आर्टिकल 22 में फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऑफेंस माना गया है। तो इन एक्ट से रिलेटेड जो भी पनिशमेंट्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं बाय अ लॉ, और ये लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। तो इस तरह हमने देखा कि आर्टिकल 35 क्लॉज ए में उन मैटर्स को डिफाइन किया गया है जिन मैटर्स के लिए सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। बट सोच के देखिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले भी तो हो सकता है कि इन मैटर्स से रिलेटेड लॉज एग्जिस्ट करते हों। तो उस तरह के लॉज अगर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं तो उन लॉज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद क्या हुआ, इसके बारे में ही है आर्टिकल 35 का क्लॉज बी। यहाँ पर कहा गया है कि आर्टिकल 35 क्लॉज ए के अंदर जो भी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो लॉ आगे भी एज इट इज़ चलते रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा उन्हें ऑल्टर, रिपील या फिर अमेंड ना कर दिया गया हो। तो ये थी डिटेल्स आर्टिकल 35 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।